जय हिंद मित्रों। आज हम राणा रोड शिक्षण संस्थान की ओर से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें हम इतिहास के दूसरे पाठ का एक अन्य टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्षकालीन भारत। हर्ष कौन था, उसके समय की राज्य व्यवस्था क्या थी, इस सभी की जानकारी हम करेंगे और हर्ष का ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आज हम हर्षकालीन भारत लेते हैं। सबसे पहले हर्षकालीन भारत को समझने के लिए या हर्ष के जीवन को समझने के लिए उससे पूर्व के राजा महाराजा थे उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कि आखिर जो हर्षकालीन है, हर्ष, इसका वंश कौन सा है, तो इसमें पुष्यभूति ये इसका आदि शासक माना जाता है। पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। आगे चलकर के यही पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाने लगा। तो पुष्यभूति, इसके बारे में इतनी जानकारी है कि महाराज की उपाधि धारण की थी इसने। इसका मतलब ये होता है कि ये एक आश्रित राजा था, किसी का सामंत था, स्वतंत्र शासक नहीं था। पुष्यभूति वंश में, इसी वंश में पुष्यभूति के अन्य जो संतान हुई उसके बाद में शासक बना राज्यवर्धन। इसका पुत्र था राज्यवर्धन का, वो था आदित्यवर्धन। राज्यवर्धन, पुष्यभूति, उसके बाद में राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन का जो बाद में पुत्र था, शासक बना, वो था प्रभाकर वर्धन। बस ये आपको नाम याद रखने थे, 1, 2 और 3 के। और इन सभी की उपाधि जो है प्रभाकर वर्धन को छोड़ के पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, इन सभी की उपाधि महाराज थी। मतलब ये सभी एक सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब आते हैं प्रभाकर वर्धन से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हर्ष का जो वंश शुरू होगा, जो आपकी जानकारी है किताब के अनुसार, वो प्रभाकर वर्धन से ही शुरू होती है। तो हम यहाँ लेंगे प्रभाकर वर्धन। यह है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है और इतनी ही जानकारी मिलती है कि प्रभाकर वर्धन को बाणभट्ट ने, जो हर्ष का दरबारी कवि और लेखक था, उसने हूण हरिण केसरी कहा है। प्रभाकर वर्धन को बाण ने अपना इसमें ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी, ये पूरा एक ही नाम है, हूण हरिण केसरी कहा है। अब क्यों कहा है, इसका कारण ये था कि प्रभाकर वर्धन के समय में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर हूणों का आक्रमण हो रहा था। हूण जो बर्बर जाति मानी जाती है, जो चीन से आई हुई मानी जाती है, शक, हूण, ये लोग, तो हूणों का आक्रमण हो रहा था। तो इस हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए प्रभाकर वर्धन स्वयं जाता है। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ये स्वयं जाकर के इसने अपने पुत्र राज्यवर्धन को वहां भेजा था, लेकिन प्रभाकर वर्धन वहां जाता है, अपने इतिहास के अनुसार ये ध्यान रखना है, और वो हूणों का दमन करता है, उन्हें हरा देता है। और हराने के कारण ही हूण रूपी जो हरिण थे, यानी हिरण, उसको दबाने वाला ये केसरी के समान, केसरी कहते हैं शेर को, बब्बर शेर को। तो हूण हरिण केसरी, हूण रूपी हिरण जो आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए, उन पर ये सिंह के समान था, तो ये इसकी उपाधि या इसको नाम दिया गया है, हूण हरिण केसरी। अब हम आगे चलते हैं प्रभाकर वर्धन की पत्नी। तो प्रभाकर वर्धन की धर्मपत्नी
यानी इसका विवाह किसके साथ हुआ था? धर्म पत्नी। प्रभाकर वर्धन की धर्म पत्नी का नाम था यशोमती। अब देखो यहां आपको याद रह जाएगा यशोमती। कृष्ण की माता का नाम भी यशोदा या यशोमती उसको कहा जाता है, और चाणक्य की पत्नी का नाम भी यशोमती था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ऐसे देखिए आप इससे मिलते हैं, ये सारे के सारे यशोमती इनकी पत्नी का नाम था। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई थी यशोमती से। यशोमती कितनी संतानें हुई थी? संतानें 3 मानी जाती है। मानी क्या जाती है? 3 थी। 3 संतानें कौन कौन सी थी? पहली राज्यवर्धन, ये राज्यवर्धन अलग है और ये राज्यवर्धन अलग है। आप इसको राज्यवर्धन प्रथम और राज्यवर्धन द्वितीय मान सकते हो। तो ये राज्यवर्धन। दूसरा इसका पुत्र था हर्षवर्धन, जिसके टॉपिक पर हम चल रहे हैं, हर्षवर्धन। तीसरा जो अपना टॉपिक है इसमें इसकी संतान वो एक पुत्री थी जिसका नाम था, कई जगह राजश्री लिखा हुआ आता है और इसी को राज्यश्री कहा जाता है। ये एक ही, कई जगह कंफ्यूज लगते हैं कि सर आपने तो राज्यश्री बोला और उसका नाम राजश्री लिखा हुआ है, या सर आपने तो राजश्री पढ़ा दिया उसका नाम तो राज्यश्री है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने को भ्रमित नहीं होना है। ये राज्यश्री या राजश्री एक ही। अच्छा, ये तो थे इसकी स्वयं की संतानें जो प्रभाकर वर्धन और यशोमती से उत्पन्न हुई थी। लेकिन कहा जाता है कि इनकी एक सौतेला पुत्र भी था, एक सौतेला पुत्र या इनका एक सौतेला भाई भी था, और उस सौतेले भाई का नाम था कृष्ण। ये इतिहास में आता है, शायद आपके पुस्तक में ना हो। ये सौतेला पुत्र था जो राज्यवर्धन हर्षवर्धन राज्यश्री का सौतेला भाई था कृष्ण। बस इतना ही याद रखना है, कृष्ण के बारे में इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ये इसकी संतानें थी। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो राज्यश्री है, ये राज्यश्री है, इसका विवाह किया जाता है। तो राज्यश्री का विवाह, राज्यश्री का जो विवाह है वो किया जाता है कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। राज्यश्री का विवाह कन्नौज, भारत की जो व्यापारिक राजमार्ग हुआ करते थे, उन व्यापारिक केंद्र जो थे उनमें इस समय तक आते आते कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र के अलावा ये ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो कन्नौज का तो विशेष स्थान है हमारे यहाँ। तो कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक कौन थे? मोखरी नरेश। मोखरी नरेश मोखरी नरेश, नाम क्या था? ग्रह वर्मा या वर्मन। ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह कर दिया गया था। राज्यश्री का विवाह हो गया, यहां इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसका पूरा भी वर्णन आगे आएगा। तो यहां तक विवाह होने के बाद अब हम वापस प्रभाकर वर्धन से आगे की ओर चलते हैं। प्रभाकर वर्धन के बाद हम ये देखते हैं कि हर्ष के जीवन के बारे में किस किस चीजों से जानकारी मिलती है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। हर्ष की जानकारी, हर्ष के विषय में या इस वंश के विषय में अगर हमें जानकारी मिलती है ना, तो पहले हमें जानकारी मिलेगी बाण से। बाण भट्ट की पुस्तक का क्या नाम था? बाण भट्ट की पुस्तक ग्रंथ का नाम हर्षचरित, यहाँ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण किताब है। हर्षचरित। दूसरी किस चीज से जानकारी मिलती है? दूसरी चीज की हमें जानकारी मिलती है, एक चीनी यात्री भी आया था इसके समय में जिसका नाम था ह्वेनसांग। वैसे इसको ह्वेनसांग बोलते हैं, लेकिन हम इसको ह्वेनसांग भी बोल देते हैं, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के CU की इसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। CU की यात्रा वृत्तांत लिखा था। ये इसकी पुस्तक का नाम है ह्वेनसांग की
इसके अलावा हर्ष ने स्वयं ने ग्रंथ लिखे थे, ये भी ध्यान रखना है। हर्ष द्वारा रचित, हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यहां ध्यान रखना है। हर्ष द्वारा पहली जो हर्ष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो है नागानंद। एक का नाम क्या है, नागानंद। दूसरे का नाम, ये हर्ष का ग्रंथ है, दूसरा हर्ष का ग्रंथ है प्रियदर्शिका, प्रिय दर्शिका। और तीसरा ग्रंथ कौन सा है, तीसरा ग्रंथ है रत्नावली, रत्नावली। ये 3 ग्रंथ है, लेकिन इतिहासकार इसके बारे में एक मत नहीं है। वो क्या कहते हैं, इतिहासकार क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार ने आरोप लगाया है कि ये ग्रंथ, तीनों ग्रंथ हर्ष ने नहीं लिखे। इसका लेखक इसका दरबार में रहने वाला एक विद्वान था जिसका नाम था धावक। उसका नाम क्या था, धवक, जिसको अंग्रेजी में धावक नाम होता है। तो धवक नामक व्यक्ति इसका लेखक माना जाता है। धवक नामक व्यक्ति इसका लेखक माना जाता है। यानी हर्ष ने धन दे करके इस धवक नामक व्यक्ति से ये तीनों ग्रंथ लिखवाए और लास्ट में इसको धन दे दिया और इन ग्रंथों को अपने नाम से प्रचारित करा दिया। तो ये आरोप है, लेकिन अपने को इस आरोप में नहीं जानना है। यह सिर्फ आपकी जीके के लिए है, ठीक है, क्योंकि जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, आपको ये 3 ग्रंथ कुछ याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा हर्ष के विषय में एक बौद्ध ग्रंथ और है, उससे भी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजू श्री मूलकल्प, देखो ये ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इन ग्रंथों से इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा वेदांत जो आया था, इसकी जीवनी जो लिखी थी, इसका जो यात्रा वृत्तांत था, इसकी जीवनी पर भी एक ग्रंथ लिखा गया था। तो उस जीवनी के ग्रंथ से इसकी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये ग्रंथ आपको विशेष तौर से याद रखने पड़ेंगे, ये मोस्ट है, ठीक है। यहां से हर्ष की जानकारी देने वाले ये ग्रंथ हैं जिससे इनकी जानकारी हमें मिलती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है कि इसके अंदर अब हर्ष राजा कैसे बना, कैसे बना हर्ष राजा। देखो, हर्ष राजा बनने का पूरा एक घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम में हम जाते हैं तो वापस प्रभाकर वर्धन की तरफ आएंगे। यहां तक जानकारी है आपको। अब वापस प्रभाकर वर्धन की तरफ आते हैं। यहां से हम हर्ष के विषय में फिर से जानकारी लेते हैं। तो प्रभाकर वर्धन शासक था, इसका पिता प्रभाकर वर्धन, और आपको बताया था कि इसके समय में हुनों का आक्रमण ज्यादा हो रहा था। हुनों का आक्रमण, हुनों का हमला भारत में बहुत ज्यादा हो रहा था। हुन, देखो उस समय तत्कालीन जो भारत की स्थिति आप देखते हो, ये पूरा इधर तो अपने को ज्यादा जाना भी नहीं है। ये पूरा भारत ही था, उसमें अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं ना, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया, ये इधर आने के बाद ये गुजरात आ जाता है अपना, इस साइड के अंदर ये चला जाता है। ये एक दिखाया गया है आपको, ये मत मान लेना कि ये राजस्थान ऐसा कैसा है, ये पाकिस्तान है उस समय का, और भारत के अंदर ही उस समय जो अफगानिस्तान का हिस्सा था वो भी इसमें शामिल था। यहाँ फिर ईरान आ जाता है जिसको उस समय फारस कहा जाता है। और आपको बताया भी था कि फारस यानी ईरान का शासक लगभग नौशेरवां, उसके समय में वराहमिहिर वहां गया था, उसको बुलावा आया था, तो उसने वहां पर भी वेदशाला की स्थापना की थी और बड़े गूढ़ प्रश्न पूछे थे नौशेरवां ने। नौशेरवां ने भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, ग्रहण, इन सभी से संबंधित बड़े गूढ़ प्रश्न पूछे थे और वराहमिहिर ने उनका बड़ा ही शानदार उत्तर दिया था। इससे वो बहुत प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर अब बार बार हुनों का आक्रमण, चाइनीज, आपको पता है चीन अभी भी हमारे लिए शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। तो चीन जो था, ये चीन
यहां से ये लोग आक्रमण करते थे। यहां से आक्रमण करना थोड़ा मुश्किल था, पहाड़ी इलाका है, तो वो लोग घूम करके आते थे और यूं आक्रमण करते थे। अब बार बार आक्रमण हो रहा था और ये जो प्रभाकर वर्धन शासक था, यानी जो पुष्यभूति वंश था, ये पुष्यभूति वंश कहाँ शासन करता था? ये शासन करता था, हमला कहाँ हो रहा था? थानेश्वर के आसपास, थानेश्वर के पास। अब थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा। आज के हरियाणा के अंबाला जिले में, ये थोड़ा ध्यान रखना, अंबाला जिला हरियाणा है, उसके अंबाला जिले में थानेश्वर है। इसको स्थानेश्वर भी बोलते हैं। थानेश्वर को उस समय क्या कहा गया है? स्थानेश्वर, लेकिन ये है थानेश्वरी, जो बाद में थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर था, तो यहां इसका शासन है। हरियाणा के यहां मानते हैं, ये इधर तो पाकिस्तान आ गया, ये हरियाणा आ जाता है। तो इसके आसपास के इलाके में हमला हो रहा था, ये इसी का शासन चल रहा था। तो इसने अपने, कुछ कहते हैं कि इसने भी शासन किया और हुणों को हराया, इसलिए इसको उपाधि दी गई थी हुण हरिणी केसरी। लेकिन जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, बूढ़ा हो गया, तब इस पर जब वापस हमला होता है तो ये अपने पुत्र को भेजता है, और इसका पुत्र था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वहां जाता है और हमले को नाकाम करता है, मतलब राज्यवर्धन हुणों को हरा देता है। लेकिन इसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, हुणों का हमला होता है। ये किसको भेजता है? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को भेजा। अब राज्यवर्धन को भेजने पर ये जीत जाता है, विजयी होता है, हुणों को हरा देता है, और हराने के समय ही, इसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर की मृत्यु। अब इतिहासकार जो है, जैसे अपने ये जो लेखक है बाल जी, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने वाली थी, राज्यवर्धन को युद्ध करने गया हुआ था, उसी दरमियान प्रभाकर वर्धन के पास कौन था? हर्ष था। ये कथा बोलता है कि हर्ष था, और प्रभाकर वर्धन ने हर्ष से कहा था कि तुम अपनी भूमि की रक्षा करना, अपने जमीन की रक्षा करना, अपनी भूमि शत्रुओं को मत देना, और वो शासक बना दिया जाता है। लेकिन क्यों? इसका कारण ही दिया कि ये जो राज्यवर्धन था, ये राज्यवर्धन सन्यासी बनना चाहता था, राजकाज में इसकी रुचि नहीं थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये सन्यासी बनना चाहता था, तो हर्ष को राजपाट दे दिया गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि राज्यवर्धन कुछ समय के लिए जब तक जीवित था, तब तक इसने 1 वर्ष तक शासन किया था। तो इससे ये पता चलता है कि हर्ष से पहले राज्यवर्धन ने शासन किया था। अब क्या होता है, चलिए। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, राज्यवर्धन को पता चलता है, राज्यवर्धन वापस आता है युद्ध से विजयी होकर के, और इसका राज तिलक कर दिया जाता है। ये कथा है, कहानी इतिहास में यूं चलती है। तो राज्यवर्धन को शासक बना दिया जाता है। अब यहाँ पर हम मोड़ आता है घटना का, कि राज्यवर्धन की बहन कौन है? राजश्री। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है, ग्रहवर्मा जो था, उस समय उसकी हत्या कर दी जाती है। अब ग्रहवर्मा की हत्या कौन करता है? ग्रहवर्मा की हत्या करता है ये इसका जो एक शासक है, राज्यश्री और ग्रहवर्मा। यहां लिख देता हूं, ये ग्रहवर्मा, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। हत्या की। मालवा का शासक है मालवा नरेश देवगुप्त ने। मालवा नरेश देवगुप्त ने किसके कहने पर की? तो इसके साथ मिलने वाला व्यक्ति था शशांक। ये इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर आ जाता है, विलेन के रूप में। तो शशांक गौड़ नरेश था। गौड़ नरेश, गौड़ नरेश यानी बंगाल। ये बंगाल का शासक था। बंगाल उस समय भारत में, आज भी यहाँ लगभग बंगाल है,
तो बंगाल में इसका शासक था, ठीक है। और बंगाल के ऊपर ही कामरूप प्रदेश है, ये भी आएगा अभी कहानी में, कामरूप प्रदेश जिसको हम आसाम बोलते हैं, कामरूप प्रदेश। यहाँ का शासक था शशांक, यहाँ का शासक था भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा या भास्कर वर्मा, ये चीज, ठीक है। तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त किसके कहने पर करता है? शशांक के कहने पर। जब इसकी हत्या हो जाती है और देवगुप्त ने एक काम और कर दिया, राज्य ग्रह वर्मा की हत्या करके राज्यश्री को बंदी बना दिया, यानी कारागृह में डाल दिया, बंदी बन गया। इसका बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन था हो जाता है, राज्यवर्धन सेना सहित शुरू होता है जाना, वो वहां पहुंचता है शशांक, और वो क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। कौन? ये राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन ने मार दिया। किसको मारा? देवगुप्त को, देवगुप्त को। अब जब देवगुप्त को मार दिया, मित्र की हत्या हो गई, तो शशांक कहां चुप रहता? इसने क्या किया? राज्यवर्धन को मैत्री संदेश, मतलब सुलह का संदेश भेजा कि भाई देवगुप्त तो मारा गया, अब अपनी किस बात की शत्रुता है? आपने अपना बदला पूरा कर लिया, तो आप मेरे पास आइए, हम दोनों मित्रता कर लेते हैं। राज्यवर्धन इसके झांसे में आ गया और निशस्त्र, बिना किसी धनुष बाण तलवार जो इसके हथियार थे, ये निशस्त्र रूप में बिना किसी हथियार के शशांक के पास चला जाता है, इसके टेंट में, उसके टेंट के पास, और वहां पर राज्यवर्धन की हत्या ही कर देता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मारा था, धोखे से मारा, धोखे से मार दिया शशांक ने। राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है। इस राज्यवर्धन की हत्या होने से हर्ष आत्मग्लानि से भर जाता है और वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए प्रण करता है। लेकिन भाई की हत्या के साथ साथ ही एक यहां पर थोड़ा सा टॉपिक और बैठेगा कि भाई की हत्या के साथ साथ ही हर्ष का राजतिलक किया जाता है। इसके साथ ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है तो अब टॉपिक आता है हर्ष का। हर्ष को शासक बनाना है। तो हर्ष के समय में इसकी मदद करता है इसका मामा भंडी। देखो भंडी, तो इसके बारे में भी याद करता है। हर्ष का मामा, ये इसका मामा भी लगता था, मामा, और इसका मुख्यमंत्री भी था, मुख्यमंत्री। नाम क्या था? भंडी। हर्ष, राज्यवर्धन और राज्यश्री, इन तीनों को जो तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, वो प्रशिक्षण भंडी ने ही दिया था। इसी के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया था, हथियारों का प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? भंडी के द्वारा दिया गया। और इनके साथ दो राजकुमार अन्य राज्य के और भी रहा करते थे। मालवा के जो शासक थे उनके जो पुत्र थे तो कुमारगुप्त, और एक शासक उनके साथ एक जो इनका मित्र था वो और रहा करता था। इनके साथ रहने वाले में नाम आता है कुमारगुप्त और माधवगुप्त का। ठीक है, अब देखो मालवा के शासक ने ही हत्या की थी, लेकिन उसके पुत्र इनके साथ रहा करते थे। हर्ष के प्रशिक्षण दिया था। पिता भाई की हत्या हो जाने के बाद में भंडी ही हर्ष को सम्राट
यानी राजा बनाने का नाम इसका प्रस्ताव पेश करता है और इसको शासक बना दिया जाता है। शासक बनने के बाद सबसे पहले ये अपने भाई के हत्यारों का बदला लेने का प्रण करता है और तत्पश्चात दिग्विजय की नीति का अवलंबन करने का भी वचन लेता है। तो अब इसकी विजय कौन कौन सी है? इसकी विजय मानी जाती है, देखो पहली विजय आप यहां लोगे, हर्ष की पहली विजय है बंगाल। बंगाल में हम यहां नाम लेंगे, बंगाल में नाम लेंगे कि हर्ष ने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का शासक कौन था? गौड़ नरेश, गौड़ नरेश शशांक, गौड़ नरेश शशांक, गौड़ नरेश शशांक पर हमला किया। अब शशांक जो था वो भागते हुए यहां से निकलता है और अपने राज्य की ओर जाता है, लेकिन उसी दरमियान गौड़ नरेश शशांक पर हमला किया। अभी इसको अपनी बहन नहीं मिली, इसकी बहन अभी भी बंदी है। कहां बंदी है? कारागार में। तब इसको बीच में सूचना मिलती है, जब ये शशांक पर हमला करने जाता है तब बीच में पहुंचने पर इसको सूचना मिलती है कि जो मालवा है, मालवा प्रदेश, उस मालवा में किसी गुप्त नाम के व्यक्ति का शासन हो गया है, गुप्त का, ठीक है, उस पर अधिकार कर दिया गया है और इसकी बहन को कारागार से मुक्त कर दिया है। और इसकी बहन कहां चली गई है? गुप्त ने राज्यश्री को मुक्त कर दिया, राज्यश्री को मुक्त किया और इसकी बहन चली जाती है विंध्य पर्वत की ओर, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। हर्ष जो था, अब ये हर्ष क्या करता है? हर्ष यहां तक तो आता है, अब एक तरफ उसको शशांक को मारना है, दूसरी तरफ अपनी बहन राज्यश्री का भी पता ढूंढना है, विंध्याचल पर्वत राज्यश्री को ढूंढना है। तो ये उसी समय इसके पास कामरूप का जो राजा था भास्कर वर्मा, वो अपना एक संदेशवाहक भेजता है, मैत्री संदेशवाहक, ठीक है, और उस मैत्री संदेशवाहक का नाम था हंस, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैत्री संदेश के लिए हंस को भेजता है। और हंस, जिसको हंस वेग भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भास्कर वर्मा का संदेशवाहक कौन था? हंस वेग। ये यहां पर आता है और इसको संदेश देता है हर्ष को। हर्ष यहां था उस समय, इसका पीछा कर रहा था शशांक का। भास्कर वर्मा हंसवेग को भेजता है। हंसवेग जाकर के हर्ष से कहता है कि मेरे राजा आपसे मित्रता करना चाहते हैं और हर्ष इसको स्वीकार कर लेता है। तो भास्कर वर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसे कंट्रोल करने में और हर्ष वापस अपनी बहन का पता ढूंढने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाल का शासक जो चली गई थी, तो यहाँ पर कन्नौज पर गुप्त का शासन हो गया था। देखो यहाँ थोड़ी आप मिस्टेक मिटा दीजिएगा। गुप्त नामक व्यक्ति का शासन कहां हुआ था? कन्नौज पर, ठीक है, कन्नौज पर गुप्त का शासन हो गया था, मालवा पे नहीं था। तो राज्यश्री का पता ढूंढ आता है। अब राज्यश्री का पता गौड़ शासक शशांक को तो इसने कवर कर दिया। अब राज्यश्री का पता कौन बताता है? कहते हैं कि राज्यश्री विंध्याचल पर्वत पर थी और विंध्याचल पर्वत पर आत्मदाह की तैयारी कर रही थी। आत्मदाह यानी चिता सजा रही थी। लेकिन उसी समय हर्ष को एक व्यक्ति मिलता है, बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था दिवाकर मित्र। बौद्ध भिक्षु था वो, बौद्ध दिवाकर मित्र, ये इसका नाम है। ये दिवाकर मित्र इसको मिलता है और ये इसकी मदद से बौद्ध राज्यश्री का पता चल जाता है। दिवाकर मित्र की मदद से राज्यश्री का पता चलता है। अपनी बहन को लेकर के आता है, बहन के कहने पर पुनः कन्नौज प्राप्त करता है। अब बहन कहती है कि इस राज्य को संभालेगा कौन? कन्नौज को कौन संभालेगा? क्योंकि वो भी निसंतान है, पति की मृत्यु हो चुकी है, पुत्र पुत्री कोई है नहीं। तो यहां पर हर्ष को कहा जाता है कि आप
कन्नौज के शासक बनो, मतलब मेरे कन्नौज राज्य पर भी आप अपरोक्ष रूप से शासन करो। हर्ष मना कर देता है, लेकिन वो ये जताना चाहता है, इस इतिहासकार ये कहते हैं कि हर्ष ये जताना चाहता था कि वो शासन किसके कहने पर करेगा, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के कहने पर शासन करेगा, शासक बना, ये यहां पर आता है। ठीक है, कन्नौज को भी शासक बन लेता है। अब यहां पर देखो, इतने दिनों तक पुष्यभूति वंश की राजधानी कौन सी थी? पुष्यभूति वंश की राजधानी पहले थी थानेश्वर, थानेश्वर। अब इसको कहां लेके आ दिया जाता है? इसको लाया जाता है कन्नौज, यानी हर्ष ने कौन सी राजधानी बना दी? कन्नौज। तो ये कन्नौज राजधानी बनी है, भविष्य में आगे के लिए। ठीक है, अब यहां से तो बंगाल के शासक गौड़ नरेश, इसको काबू कर लिया जाता है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से काबू नहीं हुआ था। कहते हैं कि गौड़ नरेश जो शशांक था ना, इस शशांक में भागते हुए बोधि वृक्ष को कटा दिया था। भगवान बुद्ध ने जहां ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष को काटा या कटवा दिया था। और कुछ समय बाद इतिहासकार ये कहते हैं कि 637 के लगभग ये काटा गया था, 637 के लगभग इसको कटवाया था। और उसी दरमियान कुछ समय बाद 637-38 के लगभग शशांक की अपने आप ही मौत हो जाती है, शशांक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई, ये अपने आप मृत्यु हो गई थी इसकी। तो ये था बंगाल विजय का वर्णन। अब दूसरी जो विजय इसकी आती है, तो देखो यहां पर ये थोड़ा मित्रता का भी ध्यान रखना कि भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा ने हंसवेग को भेजा था, यानी देते हंसवेग को भेजा। किसलिए भेजा था ये आपको पता है कि भाई आप जाओ हर्ष से कहो कि हम आपसे मित्रता करेंगे। तो भास्कर वर्मा ने हंसवेग को भेजा और मित्रता कर ली, मित्रता की, ये लो, ये मित्रता हो गई। अब तीसरे नंबर पर फिर आता है मालवा। मालवा से युद्ध का वर्णन नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये मालवा जो है ये हर्ष का आश्रित राज्य था। मालवा जो था ये हर्ष का आश्रित राज्य था। तो मालवा का उस समय शासक था माधव। मालवा का शासक कौन था? माधव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मालवा का शासक माधवगुप्त। ठीक है, अब ये माधवगुप्त को आपको पता है, अभी बताया था कि जब ये तीनों भाई हर्ष राज्य भाई बहन जो थे, हर्ष राज्यवर्धन और राज्यश्री प्रशिक्षण लेते थे, तो उस समय मालवा के 2 कुमार इनके यहाँ शासन शिक्षण देते थे। वो कौन थे? उसमें से एक का नाम तो है स्कंदगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त नहीं, गलती, कुमारगुप्त और दूसरा है माधव। तो एक प्रकार से बचपन की ये मित्रता है। ये मालवा के राजकुमार थे, तो माधवगुप्त शासक बना, ये इसका आश्रित राज्य हो गया। तो इस प्रकार से मालवा भी एक तरीके से विजय हो गया, राज्य में सम्मिलित हो गया, भास्कर वर्मा मित्र बन गया, बंगाल का गौड़ नरेश मारा जा चुका था। चौथे नंबर पर इसके अंदर आता है सिंधु राज। सिंधु जो प्रदेश है आज के बंगाल में है, काफी विशाल प्रदेश है। अब इस सिंधु राज के विषय में कहा जाता है कि उस समय ये एक संपन्न प्रदेश था, संपन्न प्रदेश था। अब संपन्न प्रदेश था और सिंधु राज को इसने पराजित कर दिया था, सिंधु राज हारा था। इस तरह से सिंधु राज भी इसके राष्ट्रीय राज्यों में आ गया था। तो मालवा आ गया, ये सारे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शासक जो दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति थी, ठीक है, वो थी चालुक्य। और चालुक्यों में नाम आता है पुलकेशिन। चालुक्यों में पुलकेशिन।
पुलकेशिन, और वो भी द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों की सीमाएं टकराने लगी, दोनों महत्वाकांक्षी, दोनों की सीमाएं टकराई। तो यहां पर आपको इसके विषय में लिखना है चालुक्य। चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन। पुलकेशिन कौन था? द्वितीय। ठीक है, इसने और हर्ष ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दोनों ने युद्ध किया। युद्ध ये बताया जाता है कि ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा तट पर। अब नर्मदा नदी कहां पर है? गुजरात से होकर बहती है ये। तो नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध होता है, और ये किसने बताया है? ये बताया है विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, ये चालुक्य नरेश और जो पुलकेशिन था, इस पुलकेशिन और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ ये बताया है विंसेंट स्मिथ ने। इसका युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ, और ये आपकी किताब के अनुसार हुआ था 630 से 634 ईस्वी के लगभग। इन 4 सालों के बीच में कभी युद्ध हुआ है, निश्चित तारीख नहीं बताई जा रही है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। तो चलो आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर 630 से 634 के बीच में। तो पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजयी हुआ था, और कहते हैं इसमें हर्ष हार गया था, हर्ष पराजित हुआ। पराजित होने के बाद में इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। उस अभिलेख में इस विजय को बहुत ज्यादा महत्ता दी गई, और उस एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारियों ने लिखा है कि हर्ष पराजित हुआ था, हर्ष को श्रीहीन कर दिया गया था, ऐसे बड़ा चढ़ा करके काफी लिखा है। तो हर्ष यहाँ पर पराजित हो जाता है। इसके बाद में हर्ष ने आक्रमण किया था कश्मीर पर। अब कश्मीर पर आक्रमण करने का क्या कारण है? तो यहां पर देखिए आप, जो कश्मीर था इनका, उस कश्मीर पर आक्रमण करने का मेन कारण था बुद्ध का दांत, कि वहां से बुद्ध का दांत प्राप्त करना था कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर का जो शासक था ना, उसके पास बुद्ध का दांत था, इस दांत को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इसके अलावा कश्मीर की आपको बताया था, कश्मीर की स्थापना अशोक के पोते जालौक ने की थी, और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, उसकी स्थापना स्वयं अशोक ने की थी। तो पहले श्रीनगर की स्थापना अशोक ने नगर के रूप में कर दी। अब इसके बाद में नंबर आता है 7वां, एक और विजय, और वो विजय है नेपाल। नेपाल विजय, नेपाल के बारे में ह्वेनसांग और उसका जो जीवनी लेखक है वो भी लिखता है। उसने क्या लिखा है कि बर्फ के प्रदेश, तुषार स्थान, बर्फ के प्रदेश से कर वसूला, और कर उसी राज्य से वसूला जाता है जो विजय कर लिया गया हो। यानी हर्ष ने नेपाल को हरा दिया था, और वहां के राजा से, बर्फ का प्रदेश नेपाल था, वहां से कर वसूल किया। और यहां पर एक वर्णन और मिलता है कि हर्ष ने हर्ष संवत प्रचलित की थी। हर्ष संवत एक कैलेंडर है, तो इससे भी पता चलता है कि नेपाल हर्ष के साम्राज्य में आ चुका था। ठीक है, तो ये हर्ष की कुछ विजयी है। इन विजयों को आप देखते हुए देख सकते हो कि बंगाल और सिंधु राज, मारवाड़, चालुक्य, ये थोड़ा मोस्ट पड़ जाता है, क्योंकि इससे हर्ष हार चुका था। तो बुद्ध के दांत के लिए भी इसने संघर्ष किया था। ठीक है, अगला टॉपिक तो हम लेंगे, वो लेंगे इसकी उपाधियों के बारे में, कि हर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। हर्ष की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, उसको बाद में उतारते भी रह सकते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम से आप यहाँ समझ सकते हैं कि उसमें भारत की स्थिति, हर्ष कहाँ गया, किस प्रकार से उसका शासन था। तो हर्ष का जो शासन बताया जाता है ना, तो आप यहां से लेकर के, अब कश्मीर अगर उसमें शामिल हो जाता है, कश्मीर अगर शामिल है, तो ये यहाँ का हिस्सा लेकर के ये पूरा बंगाल तक का पूरा प्रदेश, नेपाल, सारा इसी में शामिल है। ये पूरा हर्ष का शासन था। यहाँ